ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, विस्तार से आगे खबरों का रुख करेंगे। निशाने पर वो दुकानें थी जहां पर धार्मिक चिन्ह लगे हुए थे, निशाने पर वो दुकानें थी जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। घरों में भी पत्थर आए। हाँ, यहाँ तक थे ना पत्थर, हमारे ऊपर थे, कांच के टुकड़े थे, पत्थर थे बड़े बड़े। बहुत डर लग रहा था हम लोगों को। बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको इकट्ठा करके सफाई कर्मी एकत्रित कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए ईंट के इतने बड़े बड़े पत्थर थे। देखिए, नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस का जबरदस्त एक्शन अब देखने के लिए मिल रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने अभी तक 47 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर हिंसा में पुलिस का एक्शन, 47 उपद्रवियों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है। यह जानकारी खुद गृह राज्य मंत्री की तरफ से दी गई है। योगेश कदम ने यह जानकारी साझा की है। हिंसा के मामले की जांच चल रही है, हिंसा की वजह अभी पता नहीं चली है, ये योगेश कदम दावा कर रहे हैं। तो जानकारियां जो अभी महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं उनकी तरफ से साझा की गई हैं, वो मैं आपको बता रही हूं। 47 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही योगेश कदम ये बता रहे हैं कि हिंसा के मामले की जांच अभी चल रही है और हिंसा अचानक से क्यों भड़की, क्योंकि पुलिस की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि दिन में जिस तरीके की हिंसा नहीं बल्कि उग्र प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा था, तो पुलिस ने मामला सुलझा दिया था। पर बावजूद इसके हिंसा भड़कती है रात के अंधेरे में और 2.5 घंटे तक यूं ही नागपुर के महाल इलाके में ये हिंसा का तांडव। ऐसे में हिंसा क्यों भड़की, वजह पता अभी नहीं चली है, जांच चल रही है। पुलिस गहराई तक जांच कर रही है ताकि तस्वीर साफ हो सके कि आखिरकार हुआ क्या। दावे हर तरफ से बड़े किए जा रहे हैं। इस बीच बीती रात जो हिंसा हुई है 17 मार्च 2025 की, ये तस्वीरें आपके सामने, कैसे आगजनी की गई वो तस्वीर आपके सामने है। पथराव जो हुआ है, तोड़फोड़ जो हुई है, गाड़ियों को जो फूंक डाला गया है, तमाम तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। बीती रात की ये तस्वीरें हैं, हिंसा के बाद की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, आज सुबह भी हिंसा के ये निशान जो अपने आप में पूरी तस्वीर साफ कर रही है। किस तरीके से हथियारों के साथ पहुंचे थे ये उपद्रवी। ये चाकू आप देख रहे हैं जो वहीं छूट गया, और यहाँ जो गाड़ियां हैं वो देखिए कैसे सिलसिलेवार तरीके से दोपहिया वाहन जो यहाँ पार्क थे वो सब एक के बाद एक आग की चपेट में आते चले गए। और ये सीसीटीवी कैमरे देखिए, ये भी वहां जमीन पर टूटे हुए पड़े हैं, क्योंकि उपद्रवियों ने पहले सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाया, सीसीटीवी कैमरे तोड़े ताकि उनकी तस्वीरें कहीं कैद ना हो पाएं, उनकी पहचान ना हो सके, और उसके बाद ये उत्पात। और इस बीच अब ये बड़ा दावा जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं योगेश कदम की तरफ से किया जा रहा है। 47 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच चल रही है। सुनिए। हिंसा की वजह अभी तक पता नहीं लग चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम लोग डिटेन कर चुके हैं। इसमें लगभग 12 से 14 हमारे पुलिस कर्मचारी इसमें इंजर है। कुछ उनको लिगामेंट टेयर हुआ है, कुछ उनको कुछ कट्स और बाकी माइनर्स है। सिविल यहाँ पे सिविलियन सिर्फ दो या 3 ही इंजर्ड है, वो भी बाकी सब जो है वो माइनर इंजरीज है। लेकिन इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। कुछ ग्रुप एक बाहर निकला और उन्होंने ये जो वैंडलाइजेशन जो किया है, ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। और आइए सीधे आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई से वैभव परब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही नागपुर से मृत्युंजय सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है। नागपुर मतलब ग्राउंड जीरो, नागपुर मतलब वो जगह जहां बीती रात जमकर हिंसा हुई है। पहले मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे आपको और जानते हैं मृत्युंजय से अभी का हाल। मृत्युंजय।
बिल्कुल मैं हंसापुरी इलाके में हूँ और हंसापुरी इलाका यानी कि जो एक तस्वीर और एक पैटर्न समझ में आया है कि सबसे पहले महल इलाके में दंगा फैला, महल इलाके से निकले और वहाँ से गीतांजलि इलाका आता है, वहाँ पर ये दंगाई पहुँचे और फिर उसके बाद हंसापुरी इलाके में पहुँचे। जो महल इलाका है और हंसापुरी इसके बीच में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर उपद्रवियों ने किस प्रकार से उत्पात मचाया, जिस सड़क से उपद्रवी दंगाई गुजरे उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया, घरों में घुसकर संपत्ति को तोड़ने और लूटने का प्रयास किया। ये देखिए किसी का निजी वाहन है जिसको नुकसान पहुंचाया, पत्थरबाजी की, बड़े बड़े पत्थर से गाड़ियों को तोड़ने का नुकसान यहां पर पहुंचाया गया। और आपको दिखाएं रोमाना, ये इस तस्वीर को देखिए ज़रा, कितने बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किया गया। इतने बड़े पत्थर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए जो जिसे उठाना ही भारी है, तो ऐसे पत्थरों का उपयोग करके संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों पर हमला किया गया। एक और कार यहाँ पर है और हम जो है इस वक्त विजय मांगलेकर ज्वेलर, जो कि एक मशहूर ज्वेलर्स हैं, यहाँ पर उनके ठीक शॉप के बाहर है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वाहन को नुकसान पहुंचाया गया, बड़े बड़े पत्थर से यहाँ पर फोड़कर, गाड़ियों को फोड़कर संपत्ति भी लूटने का प्रयास किया गया, घर खोलने का प्रयास किया गया था। अंदर बाइक है, उस बाइक तक पहुंचने की कोशिश की गई, कोशिश किया गया कि दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाए तो अंदर आपको 3-4 एक्टिवा बाइक नज़र आ जाएगी, तो 3-4 एक्टिवा बाइक को भी जलाया जा सके, या फिर ये ज्वेलर्स की शॉप है तो यहाँ पर संपत्ति लूटने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले दंगाइयों ने एक काम किया कि जो सीसीटीवी है उसे नुकसान पहुंचाया जाए ताकि दंगाइयों की तस्वीरें कैद ना हो। और वो भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से दंगाइयों ने सबसे पहले सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें कैद ना हो, ये सबसे पहले प्रयास किया। और यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दुकानों के बाहर ये सीसीटीवी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए किनारे ये वायर टूटकर नीचे लटका हुआ है सीसीटीवी। तो इस प्रकार से जिन जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। वहाँ पर उन्हें ये भी पता था कि अगर सीसीटीवी का मेन कनेक्शन मीटर बॉक्स यहाँ पर है तो उस वायर को तोड़ दिया जाए या फिर मीटर बॉक्स को ही नुकसान पहुँचाया जाए। यहाँ एक सीसीटीवी था, ये देखिए यहाँ सीसीटीवी तोड़ दिया गया, उसका निशान यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था। तो इन तस्वीरों से आप कल्पना कर सकती हैं कि दंगाइयों ने सुनियोजित तरीके से इस दंगे को अंजाम दिया। उन्हें पता था कि उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो सकती हैं, ऐसे पर सबसे पहले सबूतों को मिटा दिया जाए और फिर उसके बाद मुंह पर कपड़ा बांधकर काफ़ी ज़्यादा संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। ये हंसापुरी इलाके में हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ हमें दंगे की तस्वीर नज़र आ रही है, वहाँ दंगाइयों के छोड़े हुए निशान हमें नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको दंगे की तस्वीरें, दंगाइयों के जो कृत्य है उसकी तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ देखिए सड़क के किनारे 2 वाहन हैं और ये वाहन पर देखिए पत्थरबाजी की गई, तोड़ने का प्रयास किया गया। ये देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया, इतने बड़े बड़े पत्थरों को, ईंट पत्थर का उपयोग करके पत्थरबाजी की गई। ये देखिए यहाँ पर ये कार है, इस कार को यहाँ पर तोड़ा गया, नुकसान पहुँचाया गया। ये एक और कार इसके ठीक पास में है, इसे तोड़ा गया, नुकसान पहुँचाया गया। आप किसी भी गली में चले जाइए, मैं जिस रास्ते से, जिस गली से गुजर रहा हूँ, मुझे दंगाइयों की ये तस्वीरें सामने नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ के स्थानीय लोग बताए चले जा रहे हैं कि आप अगली गली में जाइए, वहाँ पर तो 4 गाड़ियाँ जला दी गई हैं, उसकी अगली गली में जाइए, वहाँ पर इतनी दुकानों को नुकसान पहुँचाया गया है, उसकी अगली गली में चले जाइए, वहाँ पर इतने बाइक जला दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें हंसापुरी इलाके की हैं। बातचीत से, लोगों के जो बातचीत है उससे एक बात समझ में आई कि दंगाइयों को पुलिस महल इलाके से भगाने में कामयाब रही। ये वाक़या हुआ कुछ 8 बजे के बाद, 9-10 बजे के आसपास जब महल इलाके से दंगाई वहाँ से निकले तो वहाँ से निकलकर वो गीतांजलि नाम की जगह पर पहुँचे और फिर गीतांजलि इलाके में जब पुलिस पहुँची तो फिर यहाँ पर जो हंसापुरी नाम की जगह है यहाँ पर दंगाई पहुँचे। यानी कि जिस रास्ते से दंगाई जाते गए, उन्होंने जो भी रास्ते में पाया, चाहे बाइक हो, कार हो, दुकानें हो, संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुँचाया। यदि कोई सड़क पर आकर उसका विरोध करने की कोशिश करे तो उसके साथ मारपीट की गई, उसे निशाना बनाया गया। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से दंगाइयों का आतंक कल देखने को मिला। सड़क पर अभी भी पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जी। जरा बाइक के पास में देखिए बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कार, धर्मेंद्र इस कार को दिखाइए, छोटी कार है, यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। देखिए किस प्रकार से। और आगे गली में, जिस भी गली में हम चले जाएं, ये घर है, इस घर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। यह अंदर अभी तो लॉक किया गया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अंदर एक गाड़ी पार्क की गई है, अंदर पार्क की गई है, उससे भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो आप कल्पना कीजिए कि रात को दहशत का माहौल रहा होगा। रात लोग कह रहे हैं कि 12-1 बजे तक इस पूरे इलाके में डर का माहौल था, पत्थरबाजी हो रही थी, लोग डरे हुए थे, संपत्तियों का नुकसान हो रहा था। और जिस रास्ते से
वो आप गुजरते चले जाएंगे, आपको दंगाइयों के निशान आपको मिल जाएंगे। अभी तो कुछ वाहनों को हटा भी दिया गया है जी। कुछ बाइक हटा दिए गए हैं, कुछ कार हटा दिए गए हैं, कुछ गाड़ियों को ढक दिया गया है, लेकिन हर जगह यही तस्वीर देखने को मिल रही है। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास, सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे मुंबई विधानसभा परिसर से। हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले जरा वैभव का रुख कर लेते हैं और वैभव से ये जानते हैं, वैभव आज तो ये मुद्दा जोर शोर से फिर विधानसभा में उठेगा? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में बजट सत्र जब से शुरू हुआ है और अबू आजमी ने जिस दिन से औरंगजेब के बारे में बयान दिया है, तब से लेके आज तक ये सिलसिला चालू है। अब देखो, नागपुर में जिस प्रकार का मामला हुआ है, हंगामा हुआ है, उसका निवेदन अब 11 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देंगे, क्योंकि उनके पास ही होम मिनिस्ट्री है और वो पूरा नागपुर उनका गढ़ माना जाता है। तो नागपुर में ये हिंसा होने के बाद अब विपक्ष है वो अधिक आक्रामक हो गया है। विपक्ष ये मामला उठा रहा है, ये मुद्दा उठा रहा है, ये मुद्दा बना रहा है कि नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का गढ़ होते हुए भी ये मामला कैसे हुआ, हिंसा कैसे हुई। हमारे साथ अमोल मिटकरी से बातचीत करेंगे, हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। अमोल जी, जिस प्रकार से हिंसा हुई है देवेंद्र फडणवीस के इलाके में है, किसको गुनहगार मानते हैं आप? जिन्होंने इस तरीके की हिंसा भड़काई वही उसके लिए गुनहगार है। वो किसी भी दल के हो, किसी भी संगठन के हो, किसी भी पार्टी की हो, गवर्नमेंट ने उनको सीधे तरीके से ढूंढ लेना चाहिए, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। और जिस तरीके का ये हादसा हुआ, जिस तरीके की दंगल हुई, महाराष्ट्र को यानी वो महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से अच्छी बात नहीं है, वो अहित है। और महाराष्ट्र की जनता और हिंदू मुसलमान नहीं चाहती कि आवाम में दंगे भड़के। प्रवीण दटके वहाँ के जो लोकल विधायक है, उनका ये कहना है कि ये जो लोग आए थे बाहर से आए थे, और एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ये बयान दे रहे हैं कि ये पूरा प्री प्लान था, ये साजिश है। अगर प्री प्लान होगा तो उसकी भी जांच हो, और दटके जी ने जो कहा कि बाहर से लोग आए थे तो उसकी भी जांच हो। लेकिन जितनी मेरी मालूमात है उसमें ऐसा है कि कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने एक गाड़ी जला दी जहाँ पे माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, और वहीं से दंगा भड़का। ये मेरी जानकारी है। अब उसके बाद प्रवीण दटके वहाँ पे रहते हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, और वो भी सत्ता में है और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र जी के नज़दीक के है। वो उसकी जांच पड़ताल करे, चाहे वो हिंदू हो दोषी, चाहे मुसलमान हो। विपक्ष तो अब आपके हमला कर रहा है कि बोल रहा है कि यही चाहिए था सत्ताधारी पार्टी को। शुरुआत से ये औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज का मुद्दा उठा रहे, लेकिन किसानों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, ये सब मुद्दा दूर रह गया। विपक्ष को तो रेडीमेड एक इशू मिल गया है बात करने का। और मैंने ये कल भी कहा था कि महाराष्ट्र के आगे के जो सवालात है वो है किसानों के। तो इस तरीके से विपक्ष अगर बोलता होगा तो विपक्ष को मुझे लगता है हमने ग्राउंड तैयार तो नहीं कर दिया। और मैं भी चाहता हूं सरकार से कि किसी तरीके से विपक्ष को ऐसा मौका ना मिले कि जो सरकार पे उंगली उठाए। आपका भी तो यही मत है ना कि कब्र नहीं तोड़ी जाए, क्योंकि आप भी एक इतिहासकार है। सत्ताधारी पार्टी में और आप में कुछ अनबन दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के मसलों में अभी औरंगजेब की एंट्री अभी की जरूरत नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, नंबर 1। और मेरी दूसरी राय कल भी यही थी, आज भी यही है कि प्रतापगढ़ पे अफजल खान की कब्र हो या खुलताबाद में खोदी हुई औरंगजेब की कब्र हो, ये आप अगर इसको हटाएंगे तो फिर महाराष्ट्र का इतिहास कैसे? अगर महाभारत में कंस है इसीलिए कृष्ण है ना, रामायण में रावण निकालो आप, फिर राम की अहमियत क्या रहेगी? यही सवाल है ना कि छत्रपति संभाजी नगर के जो गार्डियन मिनिस्टर है वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब रावण का भी पुतला बनाना चाहिए क्या? कौन पूछ रहे हैं? छत्रपति संभाजी नगर के गार्डियन मिनिस्टर संजय शिरसाट क्या बोल रहे हैं? कि अब रावण का भी पुतला बनाए क्या? लेकिन जगह जगह पे लगाना पड़ेगा ताकि कृष्ण की याद आए। ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा उनका वैयक्तिक मत है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि रावण और कंस ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो महाभारत और रामायण से जुड़े हैं। अगर ये 2 पार्ट उसमें नहीं दिखाए गए तो रामायण और महाभारत को कोई अर्थ नहीं रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात, औरंगजेब की कब्र, अफजल खान की कब्र, ये मराठा साम्राज्य के इतिहास को जिस तरीके से इनके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया, तो हम दिखा सकते हैं हमारी आने वाले नस्लों को कि ये यहाँ पे गाड़ा गया था औरंगजेब, जो 27 साल तक तारा रानी ने जिससे संघर्ष किया था। आखिरी सवाल आपके लिए, आपको लगता है कि अबू आजमी ने जिस प्रकार से बजट सत्र शुरू होते ही पहला जो बयान दिया औरंगजेब के लिए, क्या उससे मामला बढ़ते गए? सवाल ही नहीं। अगर औरंगजेब प्रशासक था, ये अगर वो नहीं कहते थे अबू आजमी जी, तो ये दंगल भी नहीं होती थी।
ये शुरुआत का पॉइंट अगर देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए ठीक है, आइनॉक्स में मैं वैभव इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देती हूँ। जानकारी वैभव ने ही दी है कि देखिए नागपुर हिंसा से जुड़े मामले में विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो बयान देंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर हिंसा से जुड़ी पूरी जानकारी सदन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दी जाएगी। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मेघा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। मेघा, मुख्यमंत्री जो है नागपुर हिंसा को लेकर सदन में बयान देंगे। सवाल ये है कि यहाँ तो सीधे सीधे साख देवेंद्र फडणवीस की सवालों के घेरे में आ गई ना, क्योंकि नागपुर मतलब सीएम का गढ़। जी रुमाना, ये तो हुआ है। नागपुर सीएम का घर है और सीएम गृह मंत्री भी हैं, तो सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, मगर समझने की ज़रूरत है यहाँ की हुआ क्या वहाँ एक्चुअली। कल नागपुर में क्या हुआ, और ये तनाव जब मीडिया तक ये बात पहुंची शाम तक, जब आगजनी होने लगी, मगर ये शुरुआत कल दोपहर से ही हो गई थी। और ये कल जब पूरे महाराष्ट्र के अंदर रुमाना, पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले में वीएचपी और बजरंग दल अपने आवेदन लेकर जा रहे थे कलेक्टर के पास, ये बोलने के लिए कि औरंगज़ेब की कब्र खुदनी चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। हर जगह पुलिस की बंदोबस्त काफ़ी थी। उन्हें ये अंदेशा था और ये डर भी था कि शायद ऐसी भीड़ बेकाबू हो सकती है या सिचुएशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। तो पूरे ज़िले में, जितने ज़िले हैं महाराष्ट्र में, हर जगह बंदोबस्त टाइट थी। नागपुर में सिर्फ ऐसी बात हो गई कि जो प्रतीकात्मक कब्र लेकर आए वीएचपी और बजरंग दल वाले, तब तक भी मामला ठीक था रुमाना, कि कब्र को जलाएंगे, कब्र के ऊपर जूते फेंकेंगे, तब भी मामला ठीक था, तब भी कोई रिएक्शन नहीं थी। उन्होंने एक हरा कपड़ा उस कब्र के ऊपर डाला, और जहां तक मुझे बताया जा रहा है पुलिस के ही सूत्रों द्वारा कि शायद उस पर अल्लाह लिखा हुआ था। इसके बाद जो उसे जलाने की कोशिश की तो तुरंत पुलिस ने इंटरवीन किया, उसे रोका। तब तक गुस्सा थोड़ा बढ़ा मुस्लिम समुदाय में, और धीरे धीरे सिचुएशन शाम के नमाज तक खराब हुई। खराब इसलिए हुई कि फिर दूसरे समुदाय से लोग निकले। जैसे अभी मैं पूछ भी रही थी पुलिस वालों से, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सबसे मैं पूछ रही थी कि आपने अरेस्ट कहाँ से किया है, कितने लोग हैं। तो ऐसा ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ वीएचपी वालों ने तो जो भी उनको प्रदर्शन करना था किया, लेकिन जो गुस्सा भड़का दूसरी तरफ से, उधर से जो लोग निकल कर आए, ये मोमिनपुरा का एरिया है नागपुर का, जो मुस्लिम समुदाय के लोग निकल कर आए, उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, जो पुलिस का कहना है, जो बिल्कुल हथियारों से लैस आए थे। जैसे आयरन की रॉड्स थी उनके हाथ में, एक्स थी उनके हाथ में, कुल्हाड़ी थी, जिस कुल्हाड़ी से एक डीसीपी को तो बुरी तरीके से इंजर्ड किया ही गया है। तीन डीसीपी अब जो कागज़ें हमारे पास आ रही हैं, जो जानकारी आ रही हैं, 3 डीसीपी इंजर्ड हैं, इसमें कई लोग इंजर्ड हैं। पर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है कि वो दूसरे समुदाय से जब वो गुस्सा दिखाने के लिए निकले तो ये सारी चीज़ों के साथ निकले, और फिर उन्होंने हमला बोल दिया। और जैसे हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, थोड़ी प्रिसिशन प्लानिंग के साथ आए थे। वैसे पुलिस का ये मानना है कि ये इंस्टेंट प्रोवोकेशन है और उसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन जो चीज़ें अब बाहर आ रही है उसमें लगता है कि इंस्टेंट प्रोवोकेशन के साथ में थोड़ी पहली प्री प्लानिंग भी थी। क्योंकि आप आते हैं, सीसीटीवी तोड़ते हैं, आप आते हैं गाड़ियों को, जेसीबी को आग लगा देते हैं, आप आते हैं इस प्रिसिशन के साथ में कि आप पुलिस वालों को ढूंढ के मार रहे हैं। पुलिस वालों पे इनफैक्ट ये जो तमाशा हुआ उसके पहले शाम में एक बार झड़प हो चुकी थी, जब पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को अलग अलग किया, पुलिस पर भी वार हो रहे थे। ये शांत हो चुका था, लेकिन जो रात की नमाज थी उसके बाद मामला भड़का, और फिर उसके बाद जिस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर आ गए दोनों साइड से, और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई। लेकिन अभी जो मैं समझ रही हूँ, मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं, वो अब एक बयान तो देंगे ही। मेरी भी बात हुई है उनसे सुबह, उन्होंने कहा थोड़ा और इंतजार करिए, ये लोग सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन है ये लोग। एक इंस्टेंट प्रोवोकेशन समझ में आता है रुमाना, लेकिन ये भी लग रहा है कि थोड़ी इसमें प्लानिंग पहले से ही थी। वो तैयार थे कि ऐसा कुछ होगा तो शायद रिएक्शन ऐसी दी जाएगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि बजरंग दल ने इस तरीके से, सांकेतिक तरीके से जब औरंगजेब की कब्र पर आग लगाने की कोशिश करी, तो ये हरा कपड़ा की क्या जरूरत थी, हरा कपड़ा लगाने की क्या जरूरत थी, उस पर अल्लाह लिखने की क्या जरूरत थी। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं, और ऑफ कोर्स सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे उठ रहे हैं। मगर जिस तरीके से अभी बयान वैभव परब ने अमोल काले का लिया, शुरुआत अबू आजमी ने की, छावा मूवी से वो आगे बढ़ गई। मैं लौटूंगी आपके पास, मृत्युंजय के पास हम दर्शकों को लेकर
लेकर चलेंगे। मृत्युंजय, यहाँ पर सीधे सीधे कटघरे में अब पुलिस प्रशासन खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से वो पूरी क्रोनोलॉजी जिसका अभी मेघा ने जिक्र किया, और वो क्रोनोलॉजी इस तरीके से कि साहब कल दिन में प्रदर्शन हो रहे थे यहाँ नागपुर में, किस तरीके से जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से वो प्रतीकात्मक विरोध, और उस विरोध में वो लक्ष्मण रेखा एक तरीके से जो लांघी गई, उसके बाद दोनों समुदायों के अंदर तनाव बढ़ा था। पुलिस को इस बात का एहसास था। दिन में पुलिस ने उस तनाव को खत्म करने की कोशिश की, मामला सुलझाने की कोशिश की, तो ऐसे में तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का फेलियर भी हुआ कि पुलिस हालात का अंदाजा नहीं लगा पाई, और साथ ही साथ एक समुदाय उसने इतनी तैयारी, इतनी प्री प्लानिंग के साथ इस पूरे के पूरे हमले को अंजाम दिया। और अब सवालों से पुलिस नहीं बच सकती, क्योंकि आप जिस तरीके से वहां पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, चश्मदीद बता रहे हैं कि वो पुलिस को फोन पर फोन कर रहे थे और पुलिस को मौके पर पहुंचने में 2.5 घंटे लग गए। मृत्युंजय, देखिए, निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई घटना होती है और इतने व्यापक तौर पर ये घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, पहला। और एक दूसरी बात जो समझ में आती है पुलिस की कार्यप्रणाली की, कल जो 4 बजे के आसपास उन्होंने दोनों समुदाय के लड़कों को समझाकर तितर बितर कर दिया और सबको कहा कि अपने अपने घर पर जाइए और जो भी कानून हाथ में लेगा हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं शायद पुलिस ने वहाँ पर अंडर इवेल्युएट किया, उनका जो मूल्यांकन रह गया वो थोड़ा लगता है कम हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मामला ठंडा हो जाएगा। ये जो महल इलाका है, अगर महल इलाके से मुस्लिम समाज के युवक अगर अपने घर चले गए और हिंदू समाज के या बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने घर की तरफ चले गए तो मामला क्या कह रहे हैं जरा सुना देते हैं दर्शकों को, पहले लौटूंगी। बावनकुळे नागपुर से और 4 मंत्री आसपास है, कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में इसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या ज़रूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की ज़रूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक ऑर्डर आदेश निकालो और CPWD के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना CPWD, PWD, उनके लोगों को बोलो जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना। आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्क़त को क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, RSS की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? जाइए, 4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहाँ जाओ, क्या बोलता है उसको, फावड़ा बिवड़ा लेकर जाइए, और जो जिस खबर के बारे में आप दंगे करवा रहे हो ना, आप खुद हो निकाल दो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो भाई? आपकी सरकार है। बाला साहब ठाकरे के बाद ये लोग कर रहे हैं, औरंगजेब और इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक ही कहा था, हमारा मतलब, हमारा जो एक ध्येय है वो सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, और अगर बाबरी उसकी आड़ आ रही है तो हम बाबरी को हटाएंगे। और हमारा एक ही मस्जिद से झगड़ा है, एक ही कब्र से झगड़ा है, और कोई बात हमारे मन में नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा बाबरी से है, हम बाबरी को हटाएंगे। आपने संजय राउत को सुना। संजय राउत यहां सीधे सीधे कटघरे में महाराष्ट्र सरकार को खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कब्र को केंद्र में लाकर ये महाराष्ट्र सरकार है जो जानबूझकर महाराष्ट्र के हालात खराब करवा रही है। संजय राउत की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं महाराष्ट्र सरकार पर कि ये हिंदुओं को डराकर, भय का माहौल बनाकर एक पैटर्न संजय राउत कह रहे हैं कि इस हिंसा में नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं समाज को बांटना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को ये खुली छूट सरकार की तरफ से क्यों दी जा रही है कि समाज में इस
इस तरीके की वैमनस्यता फैल रही है। संजय राउत कटघरे में देवेंद्र फडणवीस को खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि अगर कब्र को हटाना है तो आप सरकार में हो, राज्य से लेकर केंद्र तक जाइए और कब्र को हटा दीजिए। ये समाज के अंदर आप जहर के बीच क्यों बो रहे हैं? मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मृत्युंजय बता रहे थे किस तरीके से कल दिन में कब्र हटाओ इसको लेकर जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान हालात बिगड़े थे और तब पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को तितर बितर कर दिया था। लेकिन पुलिस, आप बता रहे हैं मृत्युंजय, कि हालात का शायद आकलन सही नहीं कर पाई और उसी का ये नतीजा कि रात होते होते नागपुर सहम उठा। निश्चित तौर पर अगर दोनों समुदाय या दोनों पक्षों के लोग 3 बार अगर आमने सामने आ रहे हैं, 3 बार नारेबाजी हो रही है, संवेदनशील समय चल रहा है, संवेदनशील मुद्दा है और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऐसे पर पुलिस ने मुझे लगता है कि असेसमेंट कम किया होगा। 4 बजे अगर उन्हें लगता है कि दोनों पक्षों को उन्होंने समझाकर घर भेज दिया है, तो घर भेजने के बाद में क्या उनका गुस्सा ठंडा हुआ है, या फिर आज के समय में जो सोशल मीडिया आग फैलाने का काम करता है कहीं उसका उपयोग तो नहीं हो रहा है? मेरे सहयोगी मेघा अभी बता रही थी कि जो हरे रंग की चादर थी जिस पे शायद कुरान की कोई आयत थी उसको लेकर आपत्ति थी, लेकिन जो व्हाट्सएप मैसेज घूमे हैं, व्हाट्सएप मैसेज में लिखा गया है कि कुरान की प्रति जलाई गई, तो ये अफवाह फैला गया। इसीलिए आपको याद होगा कि पुलिसकर्मी हो या फिर नेता हो, बार बार कह रहे थे कि अफवाहों पे विश्वास ना करें। ये मैसेज व्हाट्सएप में फैलाया गया कि कुरान की प्रति जलाई गई, लेकिन जो दूसरी जानकारी निकल कर आ रही है कि हरे रंग के चादर पे शायद कुरान की कोई आयत थी, या जो चादर मजार पर चढ़ाई जाती है वैसी कोई चादर थी जिसको जलाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया था और पुलिस ने कहा कि इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे, और यही समझाने के बाद में दोनों पक्षों को अलग किया गया था। लेकिन कुल मिलाकर जब ऐसी स्थिति बनी तो मूल्यांकन में कहीं ना कहीं कमी रह गई। पुलिस को उसी समय पूरे इलाके में थोड़ी और कड़ी बंदोबस्त कर देने चाहिए थे। उनको पता है कि शाम के समय रोज़ा तोड़ने के बाद भीड़ मस्जिदों के बाहर जमा होती है, चौक चौराहों पर जमा होती है, बाज़ारों में इकट्ठा होती है, तो ऐसे पर उन्हें थोड़ा पुलिस को और कड़े बंदोबस्त करने चाहिए थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई। पहला जो झगड़ा हुआ महल इलाके में हुआ, महल इलाके के बाद से गीतांजलि नाम की जो जगह है वहाँ पर हुआ, और तीसरा फिर जो हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर हुआ। यानी एक पैटर्न आमतौर पर दंगों में ऐसा दिखता है कि दंगाई जिस रास्ते से गुजरते जाते हैं वहाँ उन्हें संपत्ति दिखती है तो उसे नुकसान पहुँचाते हैं। उनके टारगेट पर अगर कुछ दिखता है तो नुकसान पहुँचाते हैं, चाहे वो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की छोटी सी गाड़ी हो, चाहे वो किसी दुकानदार या रोजगार पर जाने वाले की एक्टिवा बाइक हो, या किसी सामान्य घर के लोग हों जिनके संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया। ये देखिए एक परिवार जो अभी घर से निकल कर आया, और ये कल्पना कीजिए कि परिवार की एक गाड़ी और घर के बाहर पार्क की गई थी और सुबह उठ रहे हैं तो यह हालत है, क्योंकि रात में इतना भय का माहौल था कि वो रात को देखने भी नहीं आए कि आखिरकार हो क्या रहा है। मदद के लिए कोई पहुंच पाया था? पुलिस कितने देर पहुंची थी? पुलिस पहुंचने में बहुत टाइम लगा। असल में जिन्होंने देखा, मैं तो पीछे सोया था, मुझे पता ही नहीं था, सुबह उठना पड़ता है, जल्दी सो गया था, तो मुझे फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी को फोड़ दिया गया है, यहाँ पे इतने सारे लोग गए। तो फिर सीसीटीवी कैमरे में देखा मैंने, करीब 100 से 150 लोग जवान लोग थे और वो उन्होंने यहाँ पे हमला किया था। वो स्कार्फ लगा था, सब लोगों ने स्कार्फ लगा के रखे थे और हमारी गाड़ी के ऊपर बहुत मतलब ऐसे पथराव कर रहे थे पूरे, और घर के ऊपर भी पथराव कर रहे थे, पूरा कांच वाच फोड़ दिया। मतलब मुझे नहीं लगता वो यहाँ के होंगे, सब बाहर के होंगे मेरे ख्याल से। बाहर के लग रहे थे। रोमाना, एक बात मैंने नोटिस की, मैंने बहुत से लोगों से बात किया, दोनों पक्षों के लोगों से बात किया, वो अधिकतर लोग ये कह रहे थे कि जो चेहरे थे वो यहाँ के स्थानीय तो नहीं लग रहे थे और प्लानिंग के साथ आए थे, नकाब पहना हुआ था, हाथों में हथियार थे, और सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी फुटेज बहुत जगह का डैमेज किया और फिर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। तो देखिए, हम जिस गली से गुजर रहे हैं आपको ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कितनी ज्यादा दिनों से जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में ये कब्र के मुद्दे की एंट्री हुई है, उसकी वजह से क्या उनको लगता है कि ये हालात इस तरीके से बिगड़े? जरा ये भी पूछते चलिए मृत्युंजय। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है, आपने टीवी अगर आप देखते होंगे, न्यूज़ अखबार पढ़ते होंगे, तो ये औरंगजेब की कब्र हटाओ का एक मुद्दा चल रहा है। इसके पहले बजट सत्र में अबू आज़मी ने कहा कि बड़े अच्छे प्रशासक थे औरंगजेब, एक मुद्दा चल रहा था, आपने न्यूज़ में देखा होगा। आप मानते हैं कि वहाँ से ये पूरे मामले की शुरुआत हुई है? बिल्कुल वही मामला था। और असल में क्या होता है, देश में ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। कैसा है कि अभी मेरा एरिया बॉर्डर एरिया पड़ता है, ये जो मुस्लिम एरिया साथ में है, हम साथ में रहते हैं सब, और किसी के दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रहता है, पर अचानक ये जो भावनाएं भड़काने का जो हिस्सा होता है उसकी वजह से ही ये सब चीज़ें होती है। और क्या होता है, करने वाले तारीख लोग नहीं रहते हैं, जो जो लोग होते हैं, जो भड़काते हैं, वो अचानक ही सब आते हैं और करके जाते हैं। अभी इससे क्या होगा कि जो हमारे लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए भी ये तकलीफ की बात आएंगी। अब कल वो यहाँ से कल जा नहीं पाएंगे, उनको शर्म आएंगी,
या मेरे भाई का घर कार फोड़ी गई है, तो वो कहाँ जा पाएंगे यहाँ से? बिल्कुल, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि किस प्रकार से समाज में जब ये नफरत फैलती है तो कितना जीवन पर फर्क पड़ता है। ये जो बात है ना वो नेताओं को सुननी चाहिए मृत्युंजय, और समझनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे एक के बाद एक बयान दिए जाते हैं और उसकी वजह से हालात इतने खराब होते हैं कि उपद्रवियों को, शरारती तत्वों को मौका मिलता है और वो समाज में जो भाईचारे का एक ताना बाना है उसको तितर बितर करते हैं। इसका खमियाजा कौन भुगतता है? आप और हम जैसे आम लोग इसका खमियाजा भुगतते हैं और समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक वो दूरी जो है, एक खाई जो है वो पैदा होती है, जिससे नुकसान देश का होता है। लेकिन कौन फिक्र करता है देश की? यहाँ सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और इसीलिए किसी भी हद तक जाकर बयानबाजी करनी है। उसी बयानबाजी का ये नतीजा है जो शरारती तत्वों को मौका मिला है। इनको चुनकर सजा दिलाना बहुत जरूरी। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं गणेश से, गणेश को क्या अपडेट मिल रहा है। गणेश, इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से अपना रुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से रखने की तैयारी है सदन के भीतर अभी? जी बिल्कुल, आज इसी विषय पर सदन में देवेंद्र फडणवीस पक्ष रखेंगे और पुलिस ने जो छानबीन या पूछताछ की है इस घटना के बारे में वो सदन में सभी को जानकारी वो देंगे। लेकिन इससे पहले पुलिस रिपोर्ट में क्या है ये एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। पुलिस रिपोर्ट में कुछ घटनाओं का जिक्र है जिसकी वजह से देर रात या शाम को ये उग्र भीड़ वहां पहुंची और उपद्रवियों ने इस तरह आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर दिया पुलिस के ऊपर ही। तो पुलिस के मुताबिक 3 घटनाओं का जिक्र है। सबसे पहली घटना बताते हैं कि अग्रसेन चौक पर 11 बजे हिंदू मुस्लिम समाज आमने सामने आया, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद में वहां पर 2 से 3 गाड़ियों को तोड़ा गया और एक व्यक्ति जख्मी हुआ। उसके ठीक आधे घंटे बाद उसी अग्रसेन चौक पर रज्जाक खान नाम के एक 18 साल के युवक पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया और वो जख्मी हो गया। और इसके बाद उसी समय शिवाजी चौक के पास में बजरंग दल और बीएसपी का आंदोलन था। तो इन 3 घटनाओं के बाद से ही इस पूरे परिसर में, गणेश पेट परिसर में, अग्रसेन चौक, शिवाजी पुतला चौक परिसर में तनाव का वातावरण था, तनावपूर्ण वातावरण था और पुलिस ने वहां पर दोपहर में ही लाठी भी चलाई थी। लाठी चार्ज करके वहां से भीड़ को खदेड़ा था और दोनों समाज के लोगों को, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों को वहां बिठाकर एक दूसरे की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, शिकायत दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन ठीक शाम 7, साढ़े 7 के बीच में नकाबपोश लोग जिन्होंने कपड़े पर कपड़ा बांधा था, वहां 200 से 300 लोग वहां पहुंचे। ठीक है गणेश, एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन आपने जितनी बात रखी है मुझे लगता है वो जरा दर्शकों को एक बार फिर से बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि गणेश पुलिस रिपोर्ट में क्या है इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा रख रहे थे। वो बता रहे थे कि पुलिस रिपोर्ट के अंदर 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है और इन्हीं 3 घटनाओं की वजह से कहीं ना कहीं नौबत नागपुर में रात में यहां तक पहुंची कि 2.5 घंटे तक हिंसा का तांडव। और हुआ क्या क्या, वो 3 घटनाएं कौन कौन सी है? जैसा कि गणेश बता रहे थे कि अग्रसेन चौक पर सुबह 11 बजे वो पहली घटना घटती है जब दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते हैं, पत्थरबाजी होती है हल्की और यहां पर पुलिस आती है और पुलिस दोनों समुदायों को अलग कर देती है, एक्शन लेती है। इसके बाद आधे घंटे बाद फिर इसी अग्रसेन चौक पर ही एक मुस्लिम युवक, जिसका नाम मैं मिस कर गई हूं, हालांकि वो पुलिस रिपोर्ट में है, मुस्लिम युवक पर अज्ञात लोग हमला करते हैं, वो जख्मी होता है और फिर से वहां पर हल्का पथराव होता है। पुलिस फिर मौके पर पहुंचती है और स्थिति काबू में करती है। इसके बाद दोपहर होते होते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन वहां पर होता है। फिर पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ता है और जिस तरीके से उस विरोध प्रदर्शन में बताया जा रहा है कि क्योंकि वो कब्र जो है उसकी प्रति वो जला रहे थे वहां पर अपना विरोध करने के लिए, उस पर उन्होंने एक हरे रंग का कपड़ा ढका हुआ था और उस कपड़े पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। इसी को लेकर ये भ्रम भी फैला या ये अफवाहें जानबूझकर फैलाई गई कि वो कुरान की प्रति जला रहे हैं, जबकि हो सकता है कि उसमें अरबी में कुछ आयतें लिखी हुई हों। लेकिन इसको लेकर शाम होते होते मामला बेहद संवेदनशील हो चुका था। स्थिति पुलिस आंकलन नहीं कर पाई और नतीजा ये कि रात होते होते ये जबरदस्त हिंसा, ऐसी हिंसा जो नागपुर के लोग कह रहे हैं कि हमने पहले तो कभी नहीं देखी। दोबारा आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे मृत्युंजय से। मृत्युंजय, इस इलाके के लोग जिन्होंने कल रात ये हिंसा का तांडव देखा, क्या बता रहे हैं? इससे पहले इस इलाके में इस तरीके की हिंसा या तनाव कभी देखा इन लोगों ने?
देखिए, इस सवाल का जवाब तो एक ऐसी व्यक्ति ही दे सकती हैं जो बहुत वर्षों से यहाँ पर रहती हो। हमारे साथ बुजुर्ग महिला हैं। आंटी जी, पहले कभी ऐसा हुआ था इससे आपके एरिया में? अभी यानी इतने बहुत साल हो गए, जब वो 68 में वो कांड हुआ था, मेरी शादी के टाइम की बात है। 1968 की बात है। 68 की बात है, जब इतना बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था हिंदू मुस्लिम का, बहुत। उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ? उसके बाद से कभी। कल क्या देखा आपने, क्या कुछ हुआ और कितने बजे? पुलिस वाले सब यहाँ पर खड़े थे और सब यहाँ से लोग जा रहे थे इधर। घर में क्या माहौल था? आप लोग बंद करके घर में बैठे हुए थे? क्या हम लोग बाहर सब निकले थे ना, घर में सब बाहर निकले थे। पता चला कि आप लोग की गाड़ी संपत्ति सब तोड़ ये हो गई, टूट गई करके गाड़ी। सब लोग पुलिस वाले वगैरह बहुत थे यहाँ पर। अब लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर के अंदर जाए, भाई कुछ आराम से। दिल धड़ धड़ कर रहा था कि कभी कुछ हो न जाए। रात को कितने बजे सोए आप? हम लोग 3 बजे सोए रात को। इस बात का ही डर सता रहा था कि फिर से भीड़ आ सकती? हाँ, ऐसे ही। देखिए, ये बताते हैं कि 1968 में आखिरी बार इस प्रकार का कोई तनाव देखा था, झगड़ा देखा था, और कल इस प्रकार से अचानक से देखा उन्होंने। आप बताएं, क्या देखा आपने कल शाम को जब पूरा रात को पूरा वाकया हुआ था? कल रात को खाना खाने के बाद हम लोग अपने बेडरूम में चले गए। फिर हम लोग को ना पीछे गैलरी से आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। तो पहले हम लोग उधर गए, तो वहाँ पे देखा तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो है बांधकर, नकाब बांधकर थे। तो फिर हम लोग को लगा कि यार इनके हाथों में सब ये डंडा वगैरह है, तो पहले गाड़ी देखनी चाहिए, गाड़ी चेक करनी चाहिए। तो हम लोग सीधे सामने वाली गैलरी में आ गए। तो जब गैलरी में आए तो ये सब दिखी, मतलब हो चुका था वो। और वहाँ यहाँ से बहुत टू व्हीलर्स वगैरह पे वो जा रहे थे। एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर आ रहे हैं और क्या हुआ था बीती रात, उसी को लेकर गवाही दे रहे हैं। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज़ पर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। महाराष्ट्र के विधानसभा परिसर में शिवसेना शिंदे गुट प्रदर्शन कर रहा है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी की जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ये नारेबाजी की जा रही है। विधानसभा परिसर के भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कब्र हटाने की मांग को लेकर शिवसेना शिंदे गुट प्रदर्शन करता हुआ। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल शिवसेना शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे खुद महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम हैं और उन्हीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से इस समय महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी की जा रही है, वो भी तब जब महाराष्ट्र में नागपुर में हिंसा हुई और वहां आम लोगों की संपत्ति को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा है। नागपुर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर कह लीजिए आप, राजनीतिक गढ़ कह लीजिए आप, और ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कब्र को लेकर यहां पर नारेबाजी हो रही है। कब्र हटाने की मांग की जा रही है, वो भी जोरदार तरीके से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वैभव परब से। वैभव, इस वक्त तो मुद्दा नागपुर हिंसा का वो गरमाना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक बार फिर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से तो औरंगजेब की कब्र को हटाओ, इसी को लेकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। मंशा एकनाथ शिंदे गुट की यहां क्या नजर आ रही है वैभव? जी बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। कल ही श्रीकांत शिंदे ने कहा था कि प्रतापगढ़ एक तो झांसी है, अब औरंगजेब की कब्र बाकी है। हमारे साथ मंत्री महोदय है गुलाबराव पाटिल। जिस प्रकार से यहाँ पे माहौल दिखाई दे रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर, क्या आप यह आंदोलन अभी चालू रहेगा? ये आंदोलन चालू रहेगा। जिसने इस देश में अराजकता पैदा की, जिसने धर्मांतर करने के लिए लोगों को मजबूर किया, जिसने पूरे हिंदू महिलाओं का अत्याचार किया, ऐसे आदमी की कब्र इस देश में होनी नहीं चाहिए। इसलिए आंदोलन हमेशा चलते रहेगा। पाटिल साहब, आप तो सत्ताधारी पार्टी में, हिंसा रोकने की कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए, थोड़ा कैमरे में देखिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे हिंसा बढ़ाने का काम हो रहा है, ऐसे नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा है। जिसने इस देश को लूटा, जिसने मराठे साम्राज्य को तकलीफ दी, औरतों की इज्जत ली, हमारे खजाने लूटे, धर्मांतर करने को लोगों को मजबूर किया। वैभव, तो इनसे कहिए ना, ये सत्ता में है, आंदोलन की क्या जरूरत है, जाकर सीधे कब्र हटाएं। अल्टीमेटम है भी आज सत्र में हम यही बात करेंगे। आपको सीधा सवाल ऑफिस से है कि आप सत्ता में आंदोलन क्यों कर रहे हो? आपको तो जीआर निकाल के, जो भी अध्यादेश है वो निकाल के कब्र हटाने के लिए। अभी आप देखिए, कांग्रेस वाले आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ पर दंगल कराने वाले लोग हैं। ये किस वजह से हो रहा है? इस देश में ये जो औरंगजेब की पुष्टि की जा रही है, उसके वजह से ये सब बातें इस राज्य में हो रही है। आप तो सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष की संख्या कम है ना?
सत्ता हमें जरूरत नहीं है, हमें विपक्ष की संख्या कम है ना, विपक्ष की संख्या कितने भी कम हुई तो भी वो आप देखिए अजीब किस तर्क तरह यहाँ से पर आंदोलन कर सत्ताधारी रहे हैं। दल की तरफ से दिए जो जा रहे हैं। औरंगजेब एकनाथ शिंदे गुट सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है और उसके जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि कब्र जो है उसको हटाओ। भाई आप सरकार में हो, आप लेकर आओ कानून, आप उसको लेकर नोटिस जारी करो और आप कब्र हटाने का काम करो। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे और इसी को लेकर बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो हिंसा नागपुर में भड़की है उसका जिम्मेदार कौन? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।